हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंतिम प्रहार मोस्ट 35 क्वेश्चन सीरीज में ये क्लास नंबर 2 है और इससे पहले हमने एक क्लास कर लिया था। तो इस क्लास में भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, उसी पैटर्न पर यहाँ पर मैं क्वेश्चन लूंगा और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ, वेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, इस कॉन्सेप्ट और बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है ये क्लास। तो देखिए, और ये कहते हैं कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो टोटल सिलेबस है, आपका एक तरह से क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन हो जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं ना। बस एक दो क्लास में और कुछ जो अदर्स एग्जाम्स में है वो भी क्वेश्चंस को हमने लिया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है बढ़ता रहेगा, ताकि आप एग्जाम में जब जाएंगे तो आपके लिए सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आएंगे तो आपके लिए बहुत आसान लगे। ठीक है, तो देखिए, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा प्रीवियस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक पैटर्न पता चल जाए कि आखिर किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा किस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो एक मोटे तौर पे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है। इन एसआई यूनिट व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है हमसे। और आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है फार्मूला। तो सिंपली अगर आप एंगुलर मोमेंटम मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय संवेग। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एल से, है ना। एल इक्वल टू होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ठीक है, सो दिस इज द फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम, को याद रखना है। और देखिए, सभी को पता है कि दोस्तों मास मास का क्या होता है, केजी यूनिट है ना, बेस यूनिट। और वेलोसिटी भी है, तो इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और इंटू आर क्या होता है, आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो बेसिकली यहाँ से क्या निकल के आएगा, के जी। यहाँ से निकल के आपके पास के जी मीटर स्क्वायर, और इस सेकंड ऊपर ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो के जी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी, के जी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सिंपल था, आपको बस फॉर्मूला अगर याद रहेगा, बेसिकली आपसे यूनिट पूछ कर वो आपके फार्मूला को रिवीजन करवा रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज मैं बता दोस्तों, ये जो है ना, ये जो चीज है एम इंटू वी, इसे हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, पी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, ओनली द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक बार क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में आपके। केजी मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ। तो केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो हम यहाँ से इसको लिखते हैं पहले। केजी है, मीटर है, और सेकंड इनवर्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको, इसके लिए हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो फार्मूला कैसे बनाएंगे इसका, देखिए, केजी का मतलब क्या है, मास। क्या है, मास। ये मास का यूनिट होता है केजी। ओके, तो ये मीटर है, मीटर क्या है, मीटर लेंथ का होता है। तो ठीक है, लेंथ लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, लेंथ या डिस्टेंस लिख लीजिए, चलेगा। और यहाँ पर सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स मतलब नीचे आके टाइम हो जाएगा यहाँ पर। तो दिस इज द टाइम। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं, साफ तौर पे देखा जा सकता है कि दिस इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला बना है आपका, मास है ना, मास को लिखते हैं हम, और ये वेलोसिटी वी, सो एम इंटू वी। अभी भी मैंने बताया एम इंटू वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। क्या, लीनियर मोमेंटम और सिंपली मोमेंटम। ये देखिए, तो ऐसा यूनिट किसका था, ये मोमेंटम का था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगी जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है। यानी कि इस, ये जो आपके इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसमें ऐसा ग्रुप को चूज करना है जो केवल व्युत्पन्न राशि, यानी कि दैट मीन्स ओनली अ ड्राइव यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ये है ड्राइव यूनिट। तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, ड्राइव्ड यूनिट। दोस्तों, दो तरीके के यूनिट होते हैं, एक होता है आपका बेस यूनिट, है ना, और एक होता है आपका ड्राइव यूनिट।
तो बेस यूनिट के हेल्प से ही बहुत सारे बेस यूनिट को कंबाइन करके जो मात्रक बनता है, जो यूनिट बनता है, वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाता है। सिंपली ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तो बेस यूनिट क्या होता है? तो बेस यूनिट केवल 7 है, आप सभी को पता है कि मास यानी द्रव्यमान का किलोग्राम होता है यूनिट, लेंथ यानी डिस्टेंस का होता है आपका मीटर, टाइम समय का होता है सेकंड, पदार्थ की मात्रा सब्सटेंस ऑफ मोल, मोल होता है इसका, टेम्परेचर केल्विन का, विद्युत धारा यानी क्या करंट का एम्पियर, और दीप्त तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका कैंडल होगा। तो इस 7 को आप अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना होगा। ये इस लेवल पर आकर के अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि 7 फंडामेंटल्स कौन से हैं और इसके एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो इसमें से हमें वो ग्रुप चूज करना है जो एसआई मात्रक नहीं बल्कि ड्राइव यूनिट हो। तो देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो वोल्ट बिल्कुल ड्राइव यूनिट है, न्यूटन भी ड्राइव यूनिट है और जूल भी ड्राइव यूनिट है, क्योंकि ये इन तीनों ये तीनों इसमें कहीं भी नहीं है। दैट मीन्स तीनों के तीनों ड्राइव यूनिट है। तो इसका मतलब यही पूछा जा रहा है हमसे कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो केवल और केवल ड्राइव यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं क्या। केल्विन भाई तो बेस यूनिट है, केल्विन देखिए यहाँ पर है, केल्विन बेस यूनिट है, मोल भी बेस यूनिट है ना, एम्पियर भी बेस यूनिट है। तो कुल मिला के तीनों बेस यूनिट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। इस तरह से मीटर सेकंड किलोग्राम ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों भी देखेंगे आप तो बेस यूनिट ही है। इस तरह से मीटर किलोग्राम एम्पियर ये भी बेस यूनिट है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइव यूनिट, ठीक है। केवल एक ऐसा आंसर है जो संयोजन है किसका, व्युत्पन्न मात्रक का। तो दैट इज ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मास वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो मास वॉल्यूम डेंसिटी से इत्तेफाक से इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि आपके इस बार नहीं पूछा जाएगा। इन 2024 में नहीं पूछा गया था, हो सकता है 2025 में पूछ लें, ठीक है। तो चलिए, भाई इसके लिए आपको केवल एक फार्मूला याद रखना है अच्छे से, और वो फार्मूला है आपका डेंसिटी इजकल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए दोस्तों, इसको फार्मूला का आपको याद रखना है, इससे अगर बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी डी है, मास आपका एम है और वेलोसिटी वी है, सॉरी वॉल्यूम है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये डी है, देखिए कैपिटल लेटर में आप देखेंगे या फिर इंग्लिश लेटर में देखेंगे आप, तो ये डी है, उसके बाद उससे बड़ा एम है, उससे बड़ा वी है। तो इस तरह से क्रम में याद रखेंगे कि डी इक्वल टू एम अपॉन बी, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस जो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि कभी होता है कि एम वी अपॉन एम है, एम अपॉन वी है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने लगता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है डेंसिटी ऑफ आयरन और दे रखा है साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, लोहे का सॉरी ये द्रव्यमान निकालना है, यानी कि हमें मास निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से मास क्या हो जाएगा पहले देख लीजिए, भाई मास इक्वल टू हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। Okay. अब वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमें यहाँ पर दे रखा है साइड, क्यूब का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है क्यूब का, एल क्यू होता है, यानी कि लेंथ का क्यू है साइड का क्यू। तो सिंपली सी बात है भाई 2 × 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। अब मुझे तो निकालना है मास, तो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी अपन वॉल्यूम। यहाँ से डेंसिटी इत्तेफाक से दे रखा है आसानी से आयरन का 7.8, और देखेंगे कि यहाँ पर यूनिट क्या है, यूनिट ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, और आंसर भी ग्राम ही पूछा है, और हमारा साइड भी सेंटीमीटर में दे रखा है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत आसान होगा क्वेश्चन। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम को, वॉल्यूम क्या है 8, तो इसको ये सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ग्राम केवल बचेगा। तो 7.8 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56 और 8 64 यानी 6 यानी 62 है ना, 62.4 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन बी इज द डी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन था वैसे तो, बट आपको केवल वॉल्यूम का फॉर्मूला होना चाहिए पता, और ये जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आसानी से आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन ए। एक कण विरामावस्था से प्रारंभ होती है और त्वरण ए से एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान रूप से त्वरित होता है। ओके, तो देखिए कोई रेखा, कोई एक पार्टिकल है जो यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये इस समय इसके इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा 0 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी 0, और ये ट्रेवल करता है कुछ डिस्टेंस तक। ये डिस्टेंस कितना है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ टाइम टेक करता है t1,
ये दे रखा है। ओके, इसके बाद फिर से ये क्या करता है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना, और इसी सीध में फिर आगे चलता है, इसी सीध में फिर से आगे चलता है, और ये एक बार ये चलता है आपका T2 तक। ठीक है, तो इस समय जो डिस्टेंस होगा इसको मैंने मान लिया S1 है, इस समय जो डिस्टेंस तय किया इसने मान लिया S2 है। ठीक है, करेक्ट, इफ द पार्टिकल्स कंटिन्यूस टू एक्सलेट फ्रॉम द नेक्स्ट टू T। ओके, तो यहाँ पे अगर T था तो ये T2 क्या हो गया, 2T तक। ठीक है, ये ट्रेवल करता है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट T एंड द सेकेंड T। ओके, सो डिस्टेंस का रेशियो पूछा है दोस्तों, तो डिस्टेंस के रेशियो के लिए हमें, और हाँ एक चीज और है, यहाँ पे करा एक्सलेशन कांस्टेंट है, तो एक्सलेशन वही का वही रहेगा, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। हमें दोनों केस में क्या लिखना है, हमें इसके डिस्टेंस को निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल क्या निकल के बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा ओनली हाफ at स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ये था S1। अब चूंकि अगला अगला फिर 2T तक ये ट्रेवल कर रहा है, तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ut2 प्लस हाफ at2 स्क्वायर। अब एक चीज बताओ दोस्तों कि सवाल में दे रखा है कि b, अब जो अब पहले था इनिशियल, पहले तो 0 से स्टार्ट हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन अब चूंकि ये अब कह रहा है यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी इसकी रही होगी, हमने v मान लिया, और दे भी रखा है कि वेलोसिटी v है, तो ये वेलोसिटी अब v है। ठीक है ना, ये जो यहाँ स्टार्ट तो 0 से किया है, लेकिन अब जो वेलोसिटी है उसको v हो गई है। ठीक है, तो इस v की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, तो इसके लिए सिंपल एक फार्मूला होता है, आप सभी को पता है कि v इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, या फिर आप ये लिख सकते हैं AT1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ जो टाइम था उसी बेसिस पे हम इस v की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, T1 टाइम पर जो ट्रेवल किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन अब जो वैल्यू जहाँ से फिर आगे हम शुरू किया है, तो वेलोसिटी हमें निकालना पड़ेगा जो इसके लिए इनिशियल होगा, जो इसके लिए क्या होगा, इनिशियल होगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है v, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो ये तो आपका कैंसिल 0 हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या बचेगा दोस्तों, AT1, और आप सभी को पता है AT1 की वैल्यू कितनी है, t है, ये हो जाएगा आपका a इंटू टी। ओके, तो यहाँ तक आपको पता चल गया, इसको हम लोग U2 भी कह सकते हैं। U2 इसलिए क्योंकि इस अब यहाँ से हम जो इसको v को हम लोग U2 भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसको U2 माना है, क्योंकि अब यहाँ से ये T2 की तरफ जो ट्रेवल कर रहा है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है अब ये v है या U2 है, और U2 यानी v की वैल्यू हमने निकाल लिया है a इंटू टी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं U2 की वैल्यू कितना है, हाँ a इंटू टी, तो दिस इज द a इंटू टी। ओके, यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है आपके पास 2T, ये हो जाएगा आपका 2T। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाफ ए, ठीक, एक सेकेंड, हाफ इंटू ए। अब ये T2 स्क्वायर है, तो T2 स्क्वायर मतलब T2 मतलब 2T का स्क्वायर मतलब 4T स्क्वायर। ओके, तो ये 2 से यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचा आपका 2AT स्क्वायर प्लस यहाँ से 2AT स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 4AT स्क्वायर, तो ये क्या निकला, S2। तो दिस इज द इक्वेशन सेकंड। ओके, अब देखिए हमें निकालना है S1 और S2 का रेशियो, है ना, टी फर्स्ट टी सेकंड एंड द नेक्स्ट 2T सेकंड, तो S1 और S2 का रेशियो निकालना है दोस्तों। S1 हो जाएगा आपका S1 अपॉन S2, S1 की वैल्यू हमने निकाल रखा है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, हाफ AT स्क्वायर, और इसी तरीके से S2 की वैल्यू हमारे पास है 4AT स्क्वायर। तो बेसिकली इसको जब हम करेंगे 4AT स्क्वायर, तो AT स्क्वायर से AT स्क्वायर कट जाएगा, और ये 1 इंटू 1/2 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 1:8 हो जाएगा। तो S1 और S2 की जो रेशियो है दोस्तों 1:8 हो जाएगा। ठीक है, तो
तो ये आपका देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर था। अब मैं तो थोड़ा समझा गया हूँ आपको, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अच्छे समझ में आएंगे और इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर पावर P इन टर्म्स ऑफ एनर्जी E एंड टाइम T। तो पावर पूछ रहा है दोस्तों, तो पावर का फॉर्मूला पूछ रहा है बेसिकली, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ये पावर इक्वल टू क्या होता है, सिंपली अगर देखेंगे तो V इंटू वाई होता है। ठीक है, बट यहाँ पे इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, तो हमें कुल मिला के एनर्जी को रिलेट करना होगा। और एनर्जी कब बनेगा, आप सभी को पता है कि एनर्जी क्या होता है भाई। एनर्जी मतलब वर्क डन, है ना, वर्क डन, ये पता है सभी को, आपको, है ना। और हम सभी को पता है, ये भी पता है इसके साथ साथ, इसको हम एनर्जी लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एनर्जी लिख सकते हैं। हमें ये पता है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, जो भी पावर है उसको हम अगर टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, या फिर सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं पावर को, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन को हम लोग एनर्जी लिखते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये पावर का पूछ रहा है इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो सिंपली यही यही बन जाएगा, तो यही बन जाएगा देखिए। और एनर्जी यहाँ पे ई दे रखा है, तो ई वाला इक्वेशन है ई अपॉन टी, तो वही ई अपॉन टी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि कार का एक इंजन 1000 न्यूटन बल उत्पन्न करता है, फोर्स दे रखा है 1000 नहीं 10,000 सॉरी 10,000 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। ओके, एक कार इंजन जनरेट्स अ फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन टू मूव द कार 1.2 किलोमीटर इन 2 मिनट्स, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। तो बेसिकली पावर पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों। पावर इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया मैंने, एनर्जी, या फिर डब्ल्यू लिख सकते हैं इसको, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन यूनिट टाइम। ओके, तो सब कुछ दे रखा है, सिंपली आपको फॉर्मूला इनपुट करना है और पावर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो फोर्स दे रखा है 10,000 न्यूटन इंटू डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर में, तो उसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, दैट मीन्स 1200 मीटर। ठीक है, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा आपको 1200। उसके बाद तो कुछ है नहीं इधर, नीचे डिवाइड करना है टाइम से। तो नेक्स्ट टाइम क्या है, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स मतलब सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, दैट मीन्स 60 सेकंड इंटू 2। तो इसको काटकुट कीजिए भाई, काटकुट करना पड़ेगा आपको। ये 6 दूना 12, 120, 120 से 120 से कट गया, और एक और जीरो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये जीरो जो बचा हुआ था। तो 10,000 था, अब ये कितना बन गया आपका, 10,000 था, एक और जीरो लग गया, यानी कि 1 लाख। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं ऐसे, 1 किलो वाट में हो जाएगा, और ये आपका 100, हम लिख सकते हैं 100 किलो वाट, है ना। तो 100 किलो वाट कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वर्क एनर्जी पावर का। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर का आपको फॉर्मूला याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जब 20 न्यूटन का एक नियत बल 13 मीटर के विस्थापन की दिशा में 30 डिग्री कोण पर लगाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल आसान सा फॉर्मूला आपको लगा देना है, एफ इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, किया गया कार्य, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, तो भाई क्या है, एफ कितना है, एफ की वैल्यू कितना है 20 न्यूटन, इंटू डिस्टेंस कितना है 13 मीटर, इंटू कॉस 30, कॉस 30, तो हो जाएगा 13 दूना 26 यानी कि 260, इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2। ठीक है,
तो आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका आंसर बताना है क्या होगा इसमें से, ठीक है। तो आई थिंक 260 को √3, तो 260 से √3/2 कितना हो जाएगा भाई, तो कम ही आएगा, 260 से कम हो जाएगा। 260 से या उसके नज़दीक कौन सा है, तो ये आपका मेरे ख्याल से डी ऑप्शन होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ओके। फिलहाल मैं डी में टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, ये कह रखा है अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू अ वेरिएबल फोर्स एफ एक्स, ओके। सो फोर्स यहाँ पर दे रखा है इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स। एफ एक्स दे रखा है 6x न्यूटन, वेयर एक्स इज इन मीटर्स, यानी कि डिस्टेंस का ये फंक्शन है। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल्स फ्रॉम 0 to 3 मीटर, यानी कि आपके पास ये एक्स की वैल्यू या डिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है, जिसे हम डिस्टेंस मान लेते हैं। ये आपका 0 से 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन, तो फिर वर्क डन तो बहुत आसान निकालना, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, एफ इंटू डी हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू दे रखा है आपके पास 6x, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पे एक्स का डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6x², और एक्स की वैल्यू दे रखा है 3, तो 6 गुने 3 3, 3 × 3 यानी कि 9, तो ये हो जाएगा आपका 54 जूल। तो देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में, 54 जूल आंसर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा का सूत्र क्या होगा। उष्मा मतलब हीट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट, ओके। तो हीट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग एनर्जी भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग वर्क डन भी कह सकते हैं, सेम चीज है। तो कह रहा है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा का सूत्र बताइए। तो भाई इसके लिए देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, एनर्जी इक्वल टू, भाई सिंपली अगर हम देखें तो पी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पी की वैल्यू पता होना चाहिए हमें, है ना। पी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ई अपॉन टी। तो पी की वैल्यू पता होना चाहिए, पी इक्वल टू क्या होता है देखिए, वी इंटू आई, ठीक है, वी इंटू आई। और कुल मिला के बात ये है, ये टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही बना जाएगा आपका एनर्जी, या फिर इसे हीट एनर्जी कह सकते हैं, यानी कि टी का मल्टीप्लाई होगा। अब इस वी आई को हम लोग और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी की वैल्यू होता है आई आर, ठीक है, आई आर इंटू आई टी इक्वल टू एच। तो ये आई आई क्या हो जाएगा, आई² आर टी बराबर किसका हो जाएगा, एच के। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द हीट एनर्जी। फार्मूला याद रखना चाहिए आपको, डेरिवेशन तो मैंने ऐसा समझाया आपको, कौन सा भाई, I²RT, I²RT। सो ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। ओके, अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि अंत में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि रेंज एक्सटेंशन पर बेस्ड है, और भी सारी चीजें हैं ना, तो बने रहिए। अभी थोड़ा सा आसान आसान क्वेश्चन होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसे स्किप करते जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आज आपको। चलिए, करेक्ट, अ डिवाइस ऑपरेट्स विद अ करंट 2 एम्पियर एंड अ वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट, व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 मिनट्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे एनर्जी पूछा जा रहा है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, I²RT, अभी मैंने पढ़ा है ना, तो दे रखा है करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी आई, और टी भी लिख सकते हैं, इसी का ये सेम चीज है। तो वी की वैल्यू दे रखा है कितना, 12 वोल्ट, आई की वैल्यू दे रखा है 2, और टाइम व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम्ड 5 मिनट्स, 5 मिनट मतलब 5 × 60 सेकेंड, तो हो जाएगा आपका 5×10 600, 6 1200 7200 है ना, तो 7200 जूल इज द राइट आंसर। तो भाई 7200 क्या है आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, कि दो प्रतिरोधक R1 और R2 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो R2 में वोल्टेज कितना होगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो टू रेसिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, R1 एंड R2 with the supply voltage V, that is 12 वोल्ट, ठीक है। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस R2, यानी कि R2 के वोल्टेज अक्रॉस पूछ रहा है इसका, है ना। ये है आपका 20 ओम, और ये है आपके पास 10 ओम। तो जब भी आपको इस तरह से वोल्टेज निकालना हो ना, R2 के पास निकालना है ना,
तो इसको कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल हम लिखते हैं R2, सॉरी VR2, यानी कि वोल्टेज एट R2। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सोर्स वोल्टेज है उसको पहले रख देते हैं, तो सोर्स वोल्टेज 12 है। उसके बाद क्या है कि जिसमें हमें निकालना है वोल्टेज, उसी को लेते हैं, यानी कि उसको लेते हैं, क्या हो जाएगा 20, और नीचे में इन दोनों का सम लेते हैं, तो 20 + 10 30। तो बस देख लीजिए, अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौका 12, यानी कि V एट R2 आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 8 बोली द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ 5 किलो ओम हैज अ कंडक्टेंस। दोस्तों कंडक्टेंस की बात करते हैं, तो कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकता, हिंदी में क्या कहते हैं, चालकता। और चालकता ही आपसे पूछा जा रहा है, जबकि दे रखा है वैल्यू आर की, रेसिस्टेंस की वैल्यू, प्रतिरोध की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 किलो ओम। और सभी को पता है चालकता को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस। तो सिंपली रेसिस्टेंस दे रखा है 50 किलो ओम। तो ये देखिए, ये आपका 50 ऊपर जाएंगे तो ये आपका 0.2 बचेगा, और किलो ओम का इन्वर्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका मिली, है ना, मिली सीमेन, या उसको हाँ सीमेन से रिप्रेजेंट करते हैं, या ओम इनवर्स है। ठीक है, तो एक्चुअली में 0.2 और मिली, है ना, 0.2 ऐसे लिख देते हैं, 0.2 इंटू 10⁻³ तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो खुद ही कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा 10⁻³ क्योंकि किलोमीटर था, तो ऊपर जाएगा तो मिली 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हमारा होना चाहिए 0.2। अच्छा ये 50 है, सॉरी, है ना, तो 0 हो जाएगा, हम ये आपका 0.02। ठीक है, और ये 10⁻³ यानी कि मिली सीमेन, ये आपका आ जाएगा 0.02 मिली सीमेन, आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, आपको रिवर्स करना था और डिवाइड कर देना था बस। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना चाहिए, बस ये चीज़ है। अब कह रहा है कि नीचे दिखाए गए धारा का तरंग रूप का RMS मान निकालिए। दोस्तों तो आपको मैंने फार्मूला बताया था, IRMS बराबर क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम √2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वही हमारा IRMS होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये दे रखा है IM अपॉन √2, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 0.707, बता रखा है मैंने क्लास में, IM। तो ऑप्शन डी। डायरेक्टली अगर मैंने बताया था याद रखना है, डायरेक्टली याद रखते तो डायरेक्टली आप यहाँ करते, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, तुरंत आपको ऑप्शन देखते ही आंसर में टिक कर देना है, क्योंकि आपको चीज़ें रिपीट करेंगे, आप रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएंगे सारी चीज़ें, है ना। जैसे वैल्यू, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आई एवरेज कितना होता है भाई, आई एवरेज की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या बताओगे, बताओ मुझे, 2IM/π, ये होता है एवरेज की वैल्यू, ये होता है RMS की वैल्यू, ये सब तो याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छे से क्लास में सब कुछ करा रखा है, नहीं देखा तो फिर जाके देख लीजिए उसको, बेहद जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि 60 जूल ऑफ एनर्जी is available for every 15 coulomb of the charge, then what is the voltage। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं है, Q इक्वल टू सी भी फॉर्मूला याद रखना है आपको, और वोल्टेज पूछ रहा है आपसे, Q की वैल्यू दे रखा है, एक ये होता है आपका फॉर्मूला W इक्वल टू V/Q। तो यहाँ पर 60 जूल दे रखा है एनर्जी, और 15 Q चार्ज दे रखा है, देन व्हाट इज द वोल्टेज पूछा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली W × Q, और W इक्वल दे रखा है 60 जूल, और आपसे Q की वैल्यू दे रखा है 15, तो हो जाएगा 15 × 90, V/Q। तो यहाँ पर Q इक्वल टू सी वी, W इक्वल टू V/Q, ठीक तो है। हमसे पूछा है वोल्टेज, तो W/Q हो जाएगा, तो 60 जूल और 15 गुलाम, तो 15×6 = 90, तो 900 वोल्ट। कहाँ पे गलती हुआ, ये फार्मूला में गलती कर दिया, कैसे कर सकते हैं फार्मूला में गलती, इतना बड़ा मिस्टेक तो नहीं करना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों W/V/Q। ठीक है,
फिर से गलती हो गई, V इक्वल टू होता है आपका W/Q, ठीक है। यानी कि किसी एक इनफिनाइट डिस्टेंस से किसी चार्ज को एक दूसरे स्थान तक लाने में क्या है, कार्य क्या है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हमें नहीं पता था, भूल गए थे। W क्या है, हाँ W यानी कि एनर्जी है 60 जूल, और आपका 15 कूलम क्या है, चार्ज। यहाँ से कट कर 4 वोल्ट आ जाएगा। तो आप समझिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो, कभी कभी ये भी गलती हो जाता है, इसलिए आपको माइंड थोड़ा सा अभी कभी कितने बज रहे हैं, 11:40 हो रहे हैं रात के, तो थोड़ा सा जो निश्चित रूप से इसका असर पड़ता है, ठीक है। अब ये देखिए क्या है कि 1.5 मीटर लंबाई की धातु की छड़ टूटी के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इतना वेग से गतिमान है, यदि चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री कोण पर गतिमान हो तो प्रति ईएमएफ क्या होगा। देखिए क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, लंबाई एल दे रखा है, एल की वैल्यू कितना है, ये 1.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, 2T एक समान चुंबकीय, बी की वैल्यू दे रखा है 2 टेस्ला, यदि छड़ चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो प्रेरित ईएमएफ, तो ईएमएफ के लिए बहुत फेमस फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, क्या होता है, वी एल वी साइन थीटा, है ना। यहाँ पे एक चीज दे रखा वैल्यू, वेलोसिटी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू कितनी है, 2T 2 टेस्ला, l की वैल्यू है 1.5 मीटर, और v की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, और एंगल साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2। तो जरा इसको कीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 15 दूना 30, 30 से कम होगा, ठीक है, 30 से थोड़ा सा कम, यानी कि 26 वोल्ट। तो 26, क्योंकि √3/2 होगा ना, तो 1.372 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 समथिंग जुड़ आएगा, 0.0 में, तो उसको यानी कि 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कम ही आ जाएगा, इसलिए मैं अंदाजा लगा लिया कि 26 वोल्ट होगा। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। If two coil of the self inductance L1 and L2 respectively are coupled, then the maximum value of mutual inductance, दोस्तों एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, याद रखिएगा, K इंटू L1 इंटू L2, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो दोस्तों K जो है वो लाई करता है इन द बिटवीन 0 to 1, ठीक है, 0 1 के बीच में, और K की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपका 1 होती है। तो कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में है, अगर हम इसका 1 कर दें, इसकी वैल्यू हम 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो निश्चित रूप से इसकी वैल्यू हमें 1 रखना पड़ेगा, और जब इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा √L1 इंटू L2, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमने 1 कर दिया फॉर द गेटिंग मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको मैक्सिमम लिख सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पढ़िए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि धातुओं में चालन और संयोजक बैंड के बीच अंतराल होता है, द बैंड गैप बिटवीन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड इन अ मेटल्स इज। देखिए दोस्तों, मेटल, तो मेटल तो मैंने आपको बताया था तीनों के लिए, आपको मेटल के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, और इंसुलेटर के लिए, तीनों के लिए मैंने आपको वो बताया था बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप। तो मैंने बताया था कि जब हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इन दोनों के बीच में गैप काफी अधिक होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड, और ये आपके पास वैलेंस बैंड, तो ये एनर्जी गैप है, और एनर्जी गैप ये होता है आपका मोर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इंसुलेटर के केस में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने बताया था फॉर द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन दोनों के बीच में गैप तो होता है, बट गैप कम होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए। आपको बताना है कि एनर्जी बैंड गैप फॉर द सिलिकॉन और जर्मेनियम कितना होता है, कितनी बार बता रखा है, आपको बताना है यहाँ पर कमेंट में, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को इन द केस ऑफ, फॉर द केस ऑफ
कंडक्टर, जो कि पूछा जा रहा है एग्जाम में आपसे, सॉरी इस टॉपिक में, इसमें पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया था, आपसे उसके बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि फॉर द कंडक्टिंग मटेरियल, ये दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ये आपका है कंडक्शन बैंड और ये आपका वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर कोई गैप ही नहीं है, कोई गैप ही नहीं है, यानी कि एनर्जी गैप जो है इसमें 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, अब क्या है, इन द बुलियन अलजेब्रा, बुलियन एक्सप्रेशन पूछ रहा है और कह रहा है कि a प्लस ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो इसको बहुत सारा तरीका है। एक तो तरीका ये है, सिंपल तरीका एक तो ये है, a प्लस ए इंटू ए बार है। तो a इंटू ए बार है, तो यहाँ पर a रखेंगे, तो इसको 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो भी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 ही देगा। या इसको 0 रखेंगे तो इसका इनवर्स 1 हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट है फिर भी 0 देगा। तो ये तो होगा आपका 0। तो केवल क्या बचा, ए। तो ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। दूसरा आपका तरीका है कि ए इंटू ए प्लस ए बार है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, प्लस यहाँ पे है, तो ए हम यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ए प्लस ए बार। आप सभी को पता है कि ए में कुछ भी जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है, एक में कुछ भी जोड़ेंगे तो रिजल्ट एक ही आएगा। तो ये आपका ए इंटू ए, यानी कि ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर कितना रैम होता है और कितना रैम, पिछले क्लास में बताया था। अब देखते हैं आप लोगों को याद किया है, नोट्स बनाया है कि नहीं बनाया है। आपको इसका आंसर देना होमवर्क के रूप में कि बताइए भाई 8051 में, है ना, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में रोम कितना होता है और रैम कितना होता है, बताना है अच्छे से, यहाँ पर कमेंट करना है। एक और कुछ बोलता कमेंट करने के लिए वो, और ये किए 2 होमवर्क हो गया अभी तक कमेंट करने के लिए। अब जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे ना, समझो उसने नहीं देखा है क्लास, बस टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 5 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में 5 वोल्ट डीसी आपूर्ति से जुड़ी है, तो प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 रेसिस्टेंस ऑफ 5 ohm each has been connected with supply 5 volt DC, then what is the branch current in each branch, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 2 रेसिस्टेंस हैं, मान लेते हैं कि आपके R1 और एक और रेसिस्टेंस आपके पास R2, और ये कनेक्टेड है, लेकिन दोनों के वैल्यू दे रखा है 5 ओम, और ये DC वोल्ट से कनेक्टेड है 5 वोल्ट से। तो प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान पूछा है। तो दोस्तों देखिए, प्रत्येक ब्रांच में धारा का, चूंकि अब यहाँ पे तो बहुत आसान है, करंट डिवाइडर रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 5 ओम 5 ओम है, ठीक है, तो दोनों में सेम धारा जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए कि टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा, RT 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5, यानी 25 ऐसे लिख देते हैं हम लोग, आप 5 गुने 5 बटा 5 प्लस 5, है ना। जब 2 रेसिस्टेंस पैरेलल हो तो दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट अपन दोनों का सम। वैसे कर सकते हैं, इन दोनों का सीधा आधा हो जाएगा। ये मैंने बता रखा आपको कि 2 सेम रेसिस्टेंस है तो n से मल्टीप्लाई करना, n कितना है, 2 है, तो 5 बटा 2 यानी कि 2.5 आएगा। वैसे भी देखिए यहाँ से 25 बटा 10, 25 बटा 10 यानी कि 2.5 ओम। वैसे भी निकाल सकते थे आप, वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब टोटल करंट कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल करंट हो जाएगा आपका V अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो V कितना है 5, और अपॉन V कितना है 2.5, यानी कि 2 एम्पियर आ रहा है। तो ये 2 एम्पियर टोटल आ रहा है। अब देखिए यहाँ भी 5 ओम, यहाँ भी 5 ओम, तो दोनों में सेम बांटना है इसको, तो इसका मतलब 1 एम्पियर यहाँ चला जाएगा और 1 एम्पियर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग इस तरह से देखता हूँ ग्रुप में शेयर करते रहते हैं और कन्फ्यूजन में रहता है, तो इसलिए यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कह रहा है कि एक तांबे का तार का प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई को स्थिर रखते हुए इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। अ कॉपर वायर हैज रेजिस्टेंस R, इफ इट्स रेडियस इज रिड्यूस्ड टू अ हाफ व्हाइल कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि वायर है, ओरिजिनल वायर है, इसको आप किसी तरह से छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, पतला करते हैं, दुबला करते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसे भी करते हैं,
तो हमेशा वॉल्यूम जो है ना कांस्टेंट रहता है दोस्तों, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम को आप क्या कर रहे हैं, जैसे 1 बाल्टी पानी है, उस पानी को आप कभी सिलेंडर में रख दे रहे हैं, कभी आप स्क्वायर में रख दे रहे हैं, कभी सॉरी क्यूब में रख दे रहे हैं, कभी क्यूबाइड में रख दे रहे हैं, तो पानी का जो वॉल्यूम हो तो सेम ही रहेगा ना, चाहे आप किसी भी शेप में बदल रहे हैं, वॉल्यूम तो सेम ही रहता है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है ना। किसी भी वायर को आप कितना भी छेड़खानी कर दें, पतला कर दे, मोटा कर दे, लंबा कर दे खींच करके, तो भी आपका वो वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है L है ना, वॉल्यूम ही होता है। अब ये शेप L का कैसा वो अलग बात है। तो रेसिस्टेंस के केस में दोस्तों हमें यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, R1 इक्वल टू सॉरी R इक्वल टू कहता है रो L अपॉन ए। तो ये A है और ये L है, तो हम इसी टर्म ले लेते हैं। A मतलब 2 लेंथ हो गया और एक लेंथ ये हो गया, ठीक है। तो A1 L1 बराबर होंगे हमेशा दूसरा कोई रेसिस्टेंस जिसको हमने चेंज किया है A2 इंटू L2 के। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो ये फार्मूला, ठीक है, ओके। दूसरा अब यहाँ पे इससे हम ड्राइव करते हैं, जैसे मान लीजिए कि R1 और R2 में हमें चेंजेस पूछा जा रहा है, तो रो तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में, ये L1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में ये A1 हो जाएगा, और अपॉन में फिर क्या हो जाएगा L2 अपॉन A2। तो उसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2 इंटू ये A2 जो है ऊपर जाएगा सबसे ऊपर, है ना, A2 अपॉन में ये A1 रहेगा। तो ये आपको सेकंड फार्मूला याद रखना है अच्छे से, ठीक है। एक और थर्ड भी है, इसी को ए को चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है यानी कि इसका सर्कल के शेप में होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका एरिया R1 अपॉन R2 L1 अपॉन L2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो केवल R2 का स्क्वायर याद रखें, और यहाँ पे भी R1 का स्क्वायर। तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। तो बस ये तीसरा फॉर्मूला, बस अब ये 3 फॉर्मूला को याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। पहला ये कांस्टेंट होता है, दूसरा ये कि ये एरिया के टर्म में है, और ये आपका रेडियस के टर्म में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा है। क्वेश्चन ये था, करेक्ट कॉपर हैज वायर हैज द रेजिस्टेंस R इफ इट्स रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ व्हाइल कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट। तो लेंथ यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि रेडियस जो है वो हाफ कर दे रहा है, तो भाई यहाँ से फॉर्मूला देखिए, ये मैंने बताया आपको R1 अपॉन R2 L1 अपॉन L2 A2 अपॉन A1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, रेडियस रिड्यूस टू हाफ, लेंथ कांस्टेंट, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। तो लेंथ तो कांस्टेंट, तो अब सब सारा काम A2 का है A1 का है। तो अब ये देखिए क्या कर रहा है कि हमने इसके रेडियस को हाफ कर दिया है, इट रेडियस रिड्यूस टू द हाफ। तो रेडियस रेडियस वाला क्या फॉर्मूला था, यहाँ पर रेडियस वाला लिखना पड़ेगा ना, R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि सेम है। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है दोस्तों हाफ कर दिया है, यानी कि 1/2 R का स्क्वायर, और नीचे में क्या है ये R1 तो रहेगा R, ठीक है, स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर कट गया, तो आपका जो बचा ये आपका R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1/4, यानी कि R1 जो है, अब जो R2 बना है ना, ये आपका R1 अपॉन R2 है ना, तो R1 हाफ R स्क्वायर और R2, ठीक है, R2 स्क्वायर। तो ये R1 अपॉन R2 हो जाएगा आपका 1/4 का, ठीक है। तो अब जैसे पूछा क्या जा रहा है कि किसका किसका, तो नया प्रतिरोध कितना होगा भाई, तो R2 पूछा जा रहा है आपसे, तो R2 बताइए कितना हो जाएगा। R2 हो जाएगा आपका
4R1 है ना, ये 4 टाइम्स ऑफ R1, 4 टाइम्स हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर जगह कम था तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये तो 4 आपका R हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि समांतर क्रम में प्रतिरोधक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है। तो प्रतिरोध को हम जब भी कुल तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधक का योग होता है, ये तो गलत है, ये तो सीरीज के लिए है। उन्हें समान बोलता होता है, हाँ बिल्कुल सही है। प्रतिरोध में समांतर क्रम जोड़ते हैं तो हमेशा बोलता जो है समान होती है, तो मैंने आपको बता रखा है। पैरेलल में ऑलवेज वोल्टेज सेम। तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटा प्रतिरोध से बड़ा होता है, तो गलत है। उन्हें समान धारा नहीं होता, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी ही एक आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वो मैंने बताया था कि हमेशा बताया था मैंने कि सीरीज में करंट सेम रहेगा, जबकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज R ohms. The wire is stretched to double its length and then its resistance in ohms is. ओके, तो इसका क्या है, इसमें करैल एक तार था ऐसे, इसको खींच करके कुछ इस तरह से बना दिया पतला। ठीक है, तो R ohms, द वायर इज stretched to double, यानी कि L था तो ये 2L हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम का कुछ है, मतलब क्रॉस सेक्शन में कुछ दिया नहीं है, तो हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ठीक है, R ohm, वायर इज द स्ट्रेच डबल इट्स लेंथ एंड देन इट्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या होता है, L1 अपॉन में L2। ठीक है, और इंटू A2 अपॉन A1। आप सभी को पता है कि L1 इंटू L2, सॉरी L1 इंटू A, एक सेकेंड, हम सभी को पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, A1 इंटू L1 इक्वल टू A2 इंटू L2। तो यहाँ पर क्या है कि इसके लेंथ को डबल कर दिया गया है ना। तो पहला जो था A1 L1 तो रहेगा रहेगा, और अब A2 जो है लेंथ की जगह पे ये 2L हो जाएगा, है ना। 2L1 मान लेते हैं, तो ये 2L1 और ये L1 कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके। तो A1 क्या बचा दोस्तों हमारे पास, A1 अपॉन A2, ये बचा आपके पास 2। लेकिन यहाँ मुझे A2 अपॉन A1 चाहिए, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A2 अपॉन A1 क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, 1/2। तो बस सिंपली है, अब R1 अपॉन R2, ये L1 था मान लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2L2, क्योंकि डबल कर दिया लेंथ को। और यहाँ पे क्या बचा, ये आपका 1/2। तो देखिए ये L1 और L1 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों का रेशियो लेंथ देन इस रेसिस्टेंस इन द ओम डबल। तो नया रेसिस्टेंस पूछा आपसे ना, तो नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए R2 अपॉन R1 इक्वल टू 1/4। तो नया रेसिस्टेंस R2 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ R1, 4 टाइम्स है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप करना सीख जाएंगे। बस ये जो 3 फॉर्मूला मैंने बताया उसको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट होता है पहला, दूसरा ये, और तीसरा ये भी याद रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम वाला, ये वाला और ये वाला। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट में वो ये है रेंज एक्सटेंशन ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो कैसे रेंज एक्सटेंशन करते हैं, तो देखिए ध्यान से, अगले 5 से 10 मिनट बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, इस पर एग्जाम आएंगे क्वेश्चन। अभी आपने ग्रुप में पूछा है कई लोगों ने, तो उसको भी वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर। देखिए एमीटर को और वोल्टमीटर में दोनों में हम लोग रेंज एक्सटेंशन की बात करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर्किट जो होता है आपका एमीटर का कुछ इस तरीके से होता है।
ठीक है, जिसमें ये जो आपका मीटर लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, इसका अपना रेसिस्टेंस होता है जिसे हम लोग मेजरिंग या मेजरमेंट रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं, आरएम। ठीक है, और मीटर रेसिस्टेंस कह लीजिए। और दूसरा आपका होता है आरएसएच। शंट में हम एक और प्रतिरोध को जोड़ते हैं ताकि मैक्सिमम ऑफ करंट इससे होकर के, हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि आरएसएच की जो वैल्यू है ये मच मच लोअर देन आरएम। ठीक है, सो इसमें हम चाहते हैं कि इसमें इसका जो करंट है ना, इसमें जो करंट है वो मैक्सिमम आ जाए, यहाँ पे करंट ना जाए ताकि मशीन पे कोई लोड ना हो, मशीन बर्नआउट ना हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस रेसिस्टेंस को बहुत ही कम कर देते हैं इसके मुकाबले, यानी कि आरएसएस की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होते हैं। और आरएसएस का मतलब है शंट रेसिस्टेंस। तो हमेशा हम जब भी रेंज एक्सटेंशन करेंगे दोस्तों मीटर का, तो शंट में लोअर रेसिस्टेंस लगाएंगे, है ना। ध्यान रखिएगा इस लाइन को बहुत अच्छे से, लो रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ध्यान रखिए, हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं रेसिस्टेंस, और कौन सी वैल्यू होती है, लो रेसिस्टेंस। किस केस में, अभी केवल एमीटर की बात हो रही है, वोल्टमीटर का भी बताऊंगा। ठीक है, एमीटर केस में। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो दोस्तों करंट जाएगी ना, इसमें ये टोटल करंट है आई। अब कुछ करंट इसमें जाएगी, इसका हम नाम जानते हैं आई एस एच, और कुछ करंट इसमें जाएगी, इसका नाम रख देते हैं हम लोग आई एम। ठीक है, तीन करंट हो गए यहाँ पे, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा दोस्तों, आई इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एम, क्योंकि यही दोनों में जा रहा है, यही शंट में जा रहा है यहाँ पर, और यही आई एम में, दोनों को जोड़ेंगे तो इसके आई के इनकमिंग के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसको ध्यान रखिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा होता है रेशियो ऑफ टोटल करंट टू द मेजरिंग या मीटर करंट। ठीक है, ये जो आपने बताया मैंने आपको, ये ये रेशियो है मल्टीप्लाइंग करंट, ये टोटल करंट का, और जो इसके मीटर में आ रहा है उसके करंट का। ठीक है, तो यानी आई अपॉन आई एम के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है दोस्तों कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस इफ यू एक्सटेंड द सम अमाउंट ऑफ करंट, है ना। तो एक्सटेंशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला पूछेगा, या फिर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन कराने वाले भी हैं। तो उसको आप याद रखेंगे कि इसका जो फार्मूला था दोस्तों वो होता है आपका आर एम अपॉन एम माइनस वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, को अच्छे से गांठ बांध के रख लीजिए, फॉर द एमीटर, एमीटर का है। ठीक है, ओके। अब आर एम क्या है, मीटर का रेसिस्टेंस है, एम क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, आर एस एस क्या है, पैरेलल रेसिस्टेंस है। ओके, अब दूसरा क्या है, रेंज एक्सटेंशन ऑफ, रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर। ये भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो रेंज एक्सटेंशन कैसे करते हैं वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में दोस्तों हम ऐसे क्या करते हैं कि हम इसके साथ ही एक रेसिस्टेंस लगाते हैं, और ये जो रेसिस्टेंस है दोस्तों, ये इत्तेफाक ऐसा है कि ये सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं सीरीज रेसिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये मकसद ये होता है कि ये वोल्टेज जो है ना, जितना भी वोल्टेज सप्लाई दिया हमने, वोल्ट मीटर में वोल्टेज सप्लाई देंगे तभी तो वोल्ट मीटर की वैल्यू निकाल पाएंगे वोल्टेज की कितनी है। तो हमारी ये मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो जाए, और यहाँ पर लोड कम पड़े, और हमारा मशीन बर्नआउट होने से बच जाए, क्योंकि हैवी वोल्टेज को आप मेजर करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये आरएसए की वैल्यू है ना, यहाँ पे आरएसए की वैल्यू पूछेगा आपसे कि आरएसए की वैल्यू तो क्या होती है, मच मच ग्रेटर देन आरएम। वहां पर आरएम से बहुत छोटा था, यहाँ पे आरएम से बहुत ज्यादा वैल्यू लेंगे। ठीक है, ओके। सेकंड थिंग आपको याद रखना है, सेकंड थिंग कि इन द वोल्ट मीटर सीरीज रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं इन सीरीज में। वैसे भी याद रहेगा कि सीरीज की रेसिस्टेंस हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, लेकिन आपसे ये ऐसे पूछा है कि वोल्ट मीटर में हम रेसिस्टेंस को कैसे ऐड करेंगे, सीरीज में या पैरेलल में। आपको ध्यान रखना है सीरीज में।
ठीक है। इसके बाद आपको इसके भी कुछ फार्मूला है, उसको आपको ध्यान रख लेना है। फार्मूला कुछ इस तरीके से है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है आपका टोटल वोल्टेज अपॉन मेजरमेंट या मीटर वोल्टेज। देखिए यहाँ पर जो आप वोल्टेज टोटल वोल्टेज है, और जो वोल्टेज इसका बचेगा, इन दोनों का रेशियो क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए, तो आप इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर दिया। अब मेन चीज़ है, आपसे पूछा कि बताइए भाई सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए फार्मूला सिंपल फार्मूला याद रखना है, और वो फार्मूला क्या है, आर एम यानी कि मीटर रेजिस्टेंस इंटू M-1। तो दिस इज द सिंपल फार्मूला फॉर द रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो बस इन दोनों को याद रखेंगे फार्मूला को अच्छे से, और ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, तो आपसे इस रेंज एक्सटेंशन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से क्वेश्चन था कि द रेंज ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एज एन एमीटर कैन बी इंक्रीज बाय, यानी कि रेंज कैसे हम एक्सटेंड करेंगे एमीटर का। ठीक है, सो कनेक्टिंग अ हाई रेसिस्टेंस इन द सीरीज, आप सभी को पता है कि हम रेंज एक्सटेंड करें मीटर का, तो हम पैरेलल रेसिस्टेंस जोड़ते हैं, और ये पैरेलल रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही लो होता है, तो हाई रेसिस्टेंस होगा नहीं, सीरीज में होगा नहीं। कनेक्टिंग लो रेसिस्टेंस इन सीरीज, लो रेसिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन सीरीज में नहीं होगा। कनेक्टिंग लो रेसिस्टेंस इन अ पैरेलल, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, कनेक्टिंग अ हाई रेसिस्टेंस तो होगा नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ढेर सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, भाई वोल्ट मीटर का पूछ लिया आप, वन शुड कनेक्ट, तो वोल्ट मीटर का मैंने अभी बताया था, वोल्ट मीटर में कि हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे इन सीरीज, है ना, हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज देखिए कौन सा है, हाई वैल्यू रेसिस्टेंस इन पैरेलल, तो गलत है, तो हाई वैल्यू रेसिस्टेंस इन सीरीज, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। अब देखिए जो आपने ग्रुप में पूछा था, इसको तो मैंने ऐसे बना दिया था तभी, और आपको उसमें टिक भी लगा दिया था, इवन दैट आपको बता दो समझा करके, तो आपको देखिएगा रहा है कि अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैविंग 15 ओम रेसिस्टेंस, यानी कि सिंपल सी बात है सॉरी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए आर एम की वैल्यू दे रखा है, यानी कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैविंग 50 ओम रेसिस्टेंस, यानी कि आर एम की वैल्यू दे रखा है, जो मीटर का रेसिस्टेंस उसकी दे रखा है कितना, 50 ओम। ओके, देन कह रहा है कि द फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 2 मिली एम्पियर, और इसी का जो डिफ्लेक्शन करंट है यानी कि मीटर करंट है वो दे रखा है कितना, 2 मिली एम्पियर। इफ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एडेड, यानी कि अब इसने जो एक्सटेंड किया है जिसके लिए इसको रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ा है, और वो सीरीज में करना पड़ा है, सॉरी शंट में करना पड़ा है, उसकी जो वैल्यू है कितना है, 0.2 ओम, पॉइंट 0.2 है, 0.2 नहीं, 0.2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो कह रहा है क्या कि ओम इज इन पैरेलल टू एक्सटेंड द रेंज, देन द रेंज इन द एक्सटेंड टू, तो रेंज पूछ रहा है कि कितना रेंज एक्सटेंड हुआ, है ना, तो रेंज एक्सटेंड का मतलब क्या है कि हमें आई की वैल्यू पूछा जा रहा है, किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, आई की वैल्यू पूछा जा रहा है, कितना तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग, आप सभी को पता है दोस्तों कि आर एस एस की वैल्यू कितनी होती है, आर एस एस की वैल्यू होती है आर एम अपॉन M-1। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें मेन चीज है एम, एम लाएंगे क्योंकि एम ही से हमें निकलेगा आई, क्योंकि एम इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन आई एम। तो हमारे पास आई एम केवल तो गिवन है, तो हमें किसी तरह से आई मिल जाए तो हमारा एम निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें एम निकालना है, एम से ही हमें आई निकलेगा, तो किसी तरीके से हम एम निकालना है, तो किसी तरह से एम निकालेंगे, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा आपका, एक काम करते हैं, इसको हम एम हमें चाहिए ना, एम चाहिए, इसको इस तरफ ले जाते हैं, M-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एम अपॉन ये आर एस एच, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आर एम अपॉन आर एस एच, तो ये माइनस इस तरफ प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ प्लस में आ जाएगा, तो आर एम कितना है, आर एम की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 50। ठीक है, और आर एस एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2, और प्लस का 1, तो ये कितना आ जाएगा देखिए यहाँ से, ये यहाँ पर आ जाएगा इसे 250, ये 51, 251,
तो m की वैल्यू निकल के आ गया 251। अब हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि हमें निकालना है i। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, m इंटू ये im। तो m की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया 251, और im की वैल्यू अभी हमने बताया था 50, सॉरी 2 मिली एम्पियर है ना। im की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 मिली एम्पियर। तो सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 251 दुना कितना हो जाएगा भाई, 502 मिली एम्पियर। सो दिस इज द आंसर। इसको आप इतना टाइम मैंने लगाया, लेकिन आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप। आप जब 4-5 क्वेश्चन करेंगे ना प्रैक्टिस, तो फटाफट निकाल देंगे आप, ऑरली निकाल देंगे, ठीक है। आपको पता है कि ये फार्मूला क्या होता है, यहाँ से m इक्वल टू RM अपॉन आर एस डायरेक्ट याद रख लीजिएगा +1 में, और इसको डिवाइड करके जोड़ दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो दे रखा है 2 मिली एम्पियर से, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 502 मिली एम्पियर। लेकिन अगर आपको अब इनिशियल स्टेज में है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही करना है आपको, थोड़ा सा 2 मिनट समय लगेगा, लेकिन क्वेश्चन समय आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे ना, काफ़ी समय मिलता है आपको वहाँ पर, है ना। क्योंकि 90 आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं 90 मिनट में, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपसे बनेंगे नहीं, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो उससे माथा पीछे नहीं करना, जो बने उसमें टाइम देना, उसको सही करके आना है, ठीक है। तो टाइम रहता है, मैंने भी कर लिया था पहले, और 50 से 86 अटेम्प्ट लिया था, उसी में 2-4 ही गलत हुए थे, मतलब 5-7 गलत होंगे जो भी, तो बस बाकी हो गया था। 15 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक वो छूट ही जाएंगे निश्चित रूप से, ठीक है। अब कह रहा है क्या, मूविंग कॉइल एमीटर रीडिंग अप टू 1 एम्पियर हैज अ रेजिस्टेंस इतना, हाउ कुड दिस इंस्ट्रूमेंट बी अडॉप्टेड टू रीड द करंट अप टू 100 एम्पियर। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। इवन मैं बताता हूँ क्या क्या दे रखा है। अ मूविंग कॉइल एमीटर रीडिंग अप टू 1 एम्पियर, है ना, 1 एम्पियर तक ये रीड कर रहा है, यानी कि आई एम क्यू दे रखा है 1 एम्पियर, रेसिस्टेंस दे रखा है आर एम 0.02। हाउ कुड दिस इंस्ट्रूमेंट कैन रीड द करंट अप टू 100, यानी कि आपका टोटल दे रखा है 100 आई, और आपसे पूछ रहा है क्या कि भाई बताओ हाउ कुड इंस्ट्रूमेंट वेयर, कैसे ऐड करेंगे। तो आरएसएच पैरेलल में लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सब कुछ दे रखा है, आरएसएच की वैल्यू निकाल के आपको होमवर्क में दे देना है, ठीक है। अब मैंने सवाल थोड़ा सा कम लिया है, 3-4 सवाल। रीजन क्या है कि ये 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है, और 1 घंटा से ज़्यादा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है अपलोडिंग करने में, ठीक है। इस बात से ध्यान रखिएगा। तो आज के टॉपिक को, आज के मतलब क्लास को, हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिली होगी। क्लास को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।